अपीयर होने वाले बहुत सारे होते हैं ना, सिलेक्शन वाले, तो डिपेंड करता है कि फिर दूसरा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन जा तो रहा है, कौन चले वहां तक, सेमिनार के लिए कौन जाए। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो आज के सेमिनार का जो हम लोगों का आपके टॉपिक है, हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन हमें कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ठीक। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके यूपीएससी में। यूपीएससी के अंदर इस ऑप्शनल सब्जेक्ट की जरा हम कहानी सुने पहले तो, कि इसकी कहानी आपके क्या थी और क्या हो गई। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा फेज में। ठीक है, यूपीएससी का आपके जो एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम आप सभी को पता है कि कितने फेज में, यानी कि 2 फेज में ऐसे हम डिवाइड करें, 2013 से पहले और 2013 के बाद। 2013 से पहले और 2013 एंड उसके बाद, 13 के बाद। क्या अंतर था दोनों में? कुछ अंतर पता है आप लोगों को? हम अभी प्री की बात ही नहीं कर रहे। सी सेट तो 2011 में ही आ चुका था, यहां 2013 डला हुआ है। इसका मतलब सी सेट की बात ही नहीं चल रही है, क्योंकि ऑप्शनल प्रीलिम्स में तो होता ही नहीं है। तो प्री की आज कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अपनी पूरी चर्चा कंसंट्रेट होगी किस पे? ऑप्शनल पे। 2013 के पहले आपके जो सिनेरियो होता था ना मेंस एग्जाम का, कुछ इस तरह का आपके सिनेरियो होता था। जीएस कितने पेपर? 2, कितने मार्क्स की? 600। 2 ऑप्शनल हुआ करते थे आपके पहले। ऑप्शनल 1 600, ऑप्शनल 2 600। ठीक, 2 ऑप्शनल होते थे 2013 से पहले। और आपके ऐसे कितने? 200, यही होता था। यानी कि मेंस उस समय आपके होता था कितने मार्क्स का? 2000 मार्क्स का। ठीक है, अब जरा आगे की हम कहानी सुनते हैं क्या होता है। यूपीएससी में समय के साथ आपके सुधार शुरू होते हैं। समय के साथ सुधार तो यूपीएससी में शुरू हुए हैं। इन्हीं सुधारों का परिणाम था आपके कि सी सेट लाया गया यूपीएससी में। ठीक, क्वेश्चंस के नेचर को आपके टफ बनाया गया धीरे धीरे। 2006 से पहले आप आईएएस के क्वेश्चन देखना, आपको लगेगा उस समय दे लेते तो अच्छा रहता, आईएएस तो भी बन गए होते। ठीक, लेकिन 2006 के बाद तो आईएएस के क्वेश्चन का जो नेचर चेंज हुआ, वो इतनी तेजी से आपके नेचर चेंज हुआ। ठीक, 2006 तक क्वेश्चन कैसे आते थे? ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये 2006 तक के क्वेश्चन थे। उस फेज में दे लिए होते तो पक्का बन चुके होते। ठीक, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो अब यहां हुआ ये कि यूपीएससी में समय के साथ जब आपके सुधार शुरू हुए, और ये सुधारों की जो आपके शुरुआत करने का जो मेजर जो श्रेय जाता ना, ये यूपीएससी के आपके फॉर्मर चेयरमैन डीपी अग्रवाल। ड्रास्टिक चेंज किए उन्होंने यूपीएससी में आके। ठीक है, हुआ ये कि लवासना से लगातार यूपीएससी के पास ये सिफारिशें जा रही थी कि आप ये सिलेक्टेड मटेरियल जो भेज रहे हो ना लवासना, ये क्या भेज रहे हो? ये ना तो कुछ आता जाता ही नहीं, और आप में कल के दिन इन्हें आईएएस बनाना है। तो यूपीएससी ने पूछा क्यों, ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? तो आपके लवासना वाले कहते हैं कि आपने जो ये एग्जाम का पैटर्न रखा है ना, ये गलत रखा है। तो आपके यूपीएससी ने कहा कैसे? तो लवासना कहेगा कि एक बंदा ले ले आपके पाली लिटरेचर, और दूसरा उठा के आपके ले ले ज्योग्राफी, ठीक, या XYZ कोई भी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से वो क्या कर दे? तैयार कर दे। नेचर ऑफ क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, यानी सिर्फ ऑप्शनल की दम पे बंदा कहां पहुंच जाता था? आईएएस बन के। ऑप्शनल की दम पे मतलब सिर्फ 2 सब्जेक्ट, जिसमें से आपके एक लिटरेचर पाली जैसा कोई उठा लो। पाली का सिलेबस ही 40 पेज का था कुल।
40 पेज आपने बिल्कुल रट डाले, पाली लिटरेचर आपका खत्म, इसलिए उसे हटा ही दिया गया पहले तो। ठीक, तो यहां आपके ये कहा लवासना ने कि ये जो बंदे आपके आ रहे हैं आईएएस बन के, ये तो कुछ एक दो सब्जेक्ट को बस रट के आ रहे हैं, इनका व्यवहार नहीं पता इन्हें, और ऊपर से आपके कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे हम पाली लिटरेचर की बात करें, बहुत लोग लेते थे पाली लिटरेचर। ठीक है, तो अब यहां आपके फिर यूपीएससी ने कहा अच्छा कुछ करते हैं चेंज। ठीक है, इधर आपके कुछ और सिलेबस को जोड़ने की डिमांड चल रही थी यूपीएससी के अंदर, तो यहां आपके किया यह गया कि 2013 में यूपीएससी के पैटर्न को आपके किया गया चेंज। उससे पहले 2009 से ही क्वेश्चन के नेचर को टफ कर दिया गया था। जो क्वेश्चन का नेचर पहले जो सरल हुआ करता था ना, अब वो सरल नेचर नहीं था, यानी कि आपके 2009 के आते आते तक क्वेश्चन का नेचर क्या हो चुका था, टफ हो चुका था। आप पेपर उठा के देखना प्रीवियस ईयर के 2009 से पहले आपको मेंस के क्वेश्चन समझ में आएंगे, 2009 के बाद तो समझ में ही नहीं आएंगे कि पूछ क्या रहे हैं, ये दिमाग लगाना पड़ेगा उनमें। ठीक, अब यहां 2013 के बाद आपके सिस्टम ये हुआ, यूपीएससी ने किया सिस्टम चेंज 2013 से ही, और 2013 से ही आपके सिस्टम चेंज करके जो आपके नया सिलेबस जोड़ा जाना था ना, उसको उठा के जोड़ दिया किसमें, जीएस में। और जीएस के 2 से कर दिए कितने पेपर, 4। ठीक, एक पेपर कितने का, 250 इंटू 4, जीएस कितने मार्क्स की, 1000। ठीक है, अब आते हैं हम आपके दूसरा, जीएस के बाद आपके ऑप्शनल के 2 में से कर दिया एक पेपर, सेम वही कितने मार्क्स का ऑप्शनल, 500। ठीक है, और इसके बाद में आपके तीसरा बचा क्या, ऐसे ऐसे कर दिया आपके कितने मार्क्स का, टोटल मेंस आपके कितने मार्क्स का हो गया अभी ये, 1750। पहले आपके मेंस कितने मार्क्स का था, 2000। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब 2013 के बाद अब आप समझना ये होता है एक ड्रास्टिक सबसे पहले चेंज। ठीक है, अब सिर्फ ऑप्शनल ही एक नहीं किया गया, ये जो जीएस जो देख रहे हो ना, इसका नेचर पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे ना, वो अब थे, उन क्वेश्चंस को बना दिया गया एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब जो पहले पूछे जाते थे। अब तो जीएस का हर क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल तूफान की तरह था, हर पेपर का हर क्वेश्चन। ठीक, यानी जीएस को यहां क्या कर दिया गया, बिल्कुल डायनेमिक बना दिया गया है यहां। अब जो ट्रेडिशनल जीएस था वो मामला खत्म। ठीक है, तो अब ये था आपके सिस्टम। हिंदी इंग्लिश की हमने कहीं बात नहीं किया, क्योंकि वो क्या है, उनके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होते। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं एक बार। अब एक बार हम इससे आगे चलते हैं, तो अब हम यहां आपके देखते क्या है, उद्देश्य हम लोगों का क्या है आपके आईएएस में सिलेक्शन। ऑप्शनल में लेने से पहले हमें सिर्फ यही चीज देखना है। ठीक, ऑप्शनल क्या लें, कौन सा लें, कैसे लें, सब हम बाद में बात करेंगे, कुछ जनरल फिनोमेना पे चर्चा करेंगे हम। ये पूरा ड्रास्टिक चेंज हुआ है 2013 से। ठीक है, तो 2013 से हम प्रेजेंट तक आते हैं जरा एक बार। ये है आपके 2013, 14, 22 का तो अभी कोई रिजल्ट ही नहीं है फाइनल, इसको छोड़ दें। ठीक, अब कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करना। ये आप लोगों के लिए करनी पड़ी हमें मेहनत, वैसे हमें तो कोई जरूरत थी नहीं इसकी। और उसमें जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ लेना। कट ऑफ है, लेकिन इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा, अगर हमने लिखा है तो कुछ तो छुपा होगा ना इसमें, क्योंकि सिलेक्शन यहां से होना है।
सिर्फ यहां बात चल रही है जनरल। अभी हमने बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड वुमेन, ये हमने कोई बात नहीं की, क्योंकि हम कट ऑफ यहां एक लेके चलेंगे, 25 कट ऑफ नहीं देखेंगे यहां। बाकी के सबका मतलब क्या है, इससे कम है, हम तो सीधा जनरल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं आपके, जैसे ही आपके 2013 में आपके ये परिवर्तन हुआ, 2013 में क्या हुआ, ये परिवर्तन। ठीक है, इस परिवर्तन के साथ ही आपके जो पहली आपके 2013 का जो रिजल्ट आया, उस 2013 के रिजल्ट में जो आपके ये कट ऑफ था, ये आ गया कितना, 775 नंबर। कितने में से, 2075 में से। कितने परसेंट है ये, 40%। मतलब टॉपर को भी बताने में शर्म आई कि हम आईएएस टॉपर थे। यही हुआ ना, सीधा एक झटके में नीचे। ठीक है, ये हुआ। अब यहां थोड़ा सा यूपीएससी को भी ये लगा यार कुछ ज्यादा ही कम हो गया कट ऑफ। यहां एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जो हम आपको आगे काम आएगा, यूपीएससी कभी 100% मार्किंग नहीं करती। यूपीएससी की मार्किंग करने के क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अपन उस स्टैंडर्ड्स को तो नहीं जाएंगे कि वो किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करती है, लेकिन उस स्टैंडर्ड में वो इक्विवेलेंट करने की कोशिश जरूर करती है। ठीक, जैसे कि उसके मैक्सिमम मार्क्स हर साल के बिल्कुल सेट हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, 775। मतलब क्या सच में लड़कों का लेवल यही होगा कि इससे ज्यादा नंबर नहीं ले सकता होगा कोई? और इसमें कुछ तो साइंस के भी स्टूडेंट होंगे, कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के भी ऑप्शनल रहे होंगे। इन ऑप्शनल में तो पूरे मार्क्स ला सकता है, मतलब तब भी नहीं ला पाया ना। इसका मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स इसके सेट है। हम बोलते हैं ना कि मैथ्स में 100 में से 100 आते हैं, फिजिक्स में 100 में से 100 आते हैं। अगर सच में ऐसा होता तो कोई तो रहा होगा वहां मैथ्स का स्टूडेंट, फिजिक्स का स्टूडेंट, वो तो क्रैक कर सकता था ना। लेकिन इतना ही क्यों, इसका मतलब यूपीएससी के स्टैंडर्ड सेट है कि इस मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा हमें देने ही नहीं है। अब वो स्टैंडर्ड क्या है, ये यूपीएससी जाने, इसे हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो करेंगे वो एवरेज पे करेंगे, उसके स्टैंडर्ड को हम समझ नहीं सकते क्या है। इसका मतलब आपके ये है, यहां जो अब हम देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, 2013 में आपके जैसे ही पहली बार आपके ड्रास्टिक चेंज हुए एग्जाम में, कट ऑफ सीधा आ गया 775, आपके 40%। ठीक, थोड़ा सा सम्मानजनक कट ऑफ नहीं था ये। ठीक है, अचानक से 775 से 889, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अचानक से देश में नई प्रतिभा आ गई, अच्छे पढ़ने वाले लोग आ गए। ऐसा नहीं है, वो तो यहां भी होंगे ना। इसका मतलब यूपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड इसी कर दिया। फिर आपके देखते देखते 2017, अब ड्रास्टिक चेंज यहां से आएगा, कट ऑफ पहुंच गया कितना, 1006। इसका मतलब यूपीएससी की मार्किंग लिबरल हुई, तभी तो 225 नंबर का गैप आ गया ये। ठीक है, अब हम यहां जाने क्या वाले हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम जहां पहुंचने वाले हैं अब हम वहां आते हैं। ठीक है, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यह है आपके फाइनल कट ऑफ, ये लाना है आपको, यह है आपका उद्देश्य। ठीक है, और प्रॉपर आईएएस बनना है तो इसमें 50 नंबर और जोड़ लेना, क्योंकि कट ऑफ का मतलब लास्ट रैंक, और 50 नंबर में ही पूरा गेम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां देखें, पिछले 4 साल का एक्सपेक्टेड लेके चलेंगे। हम पिछले 4 साल का एक्सपेक्टेड के आधार पे हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं, मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं। 4 साल में आपके कट ऑफ कितना गया है, मिनिमम कितना है 944, और मैक्सिमम कितना है 900। तो इसको ये सेट कर लेते हैं, मतलब 940 से 980 नंबर के बीच में आप आईएएस क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, हम तो तैयारी करते हैं, ये सब काम हमें तैयारी से पहले करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब काम आप ही को करना था, जो आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है। अब आप ये देखो, तैयारी करने के दौर में अब हम आपके आगे आए, यहां ये आपने देखा यहां तक का सिनेरियो। अब ये लाए कैसे जाए 940 से 980 नंबर, स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि रटवट के लिए आते, कैसे आएंगे। अब ये आईएएस बनना है ना, तो कहने से तो बनोगे नहीं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, कैसे लाओगे। युद्ध कभी ताकत से नहीं जीते जाते, युद्ध हमेशा दिमाग और रणनीति से जीते जाते, ये ध्यान रखना। राइटिंग स्किल तो आपकी ताकत हो गई ना,
तो राइटिंग स्किल तो बहुत लोगों की अच्छी होती है, क्या सब सिलेक्ट हो जाते हैं? तो इसका मतलब अकेले राइटिंग स्किल से भी आप आईएएस नहीं बन सकते। ये हमेशा युद्ध का पहला नियम होता है, युद्ध ताकत से कभी नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं दिमाग और रणनीति, किस रणनीति को आपको लगाना है। ठीक है, अब यहां आगे समझना, लक्ष्य है हमारा कितना, 940 से 980 नंबर, ये आपको लेके आने हैं आईएएस बनने के लिए, मतलब प्रॉपर आईएएस के लिए तो इससे भी ज्यादा है, हम तो कट ऑफ पे जा रहे हैं अभी। ठीक, अब देखना जरा कि कैसे ला सकते हो ये नंबर। एक जनरलाइजेशन बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये जनरलाइजेशन ही आपको ये समझाएगा कि ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस क्या है और ऑप्शनल अब लेना क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक आप वहां पहुंचोगे नहीं, तब तक तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पे ही घूमते रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपने ऑप्शनल लिया क्यों है, अगर कोई लिया है तो। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं आपके जीएस, नंबर कितने लाने हैं हमें, जीएस में नहीं टोटल, जीएस 1000 का, ऑप्शनल कितने मार्क्स का है, 500 का, ऐसे कितने का है, 250 का, और इंटरव्यू कितने का है, 275। ठीक है, अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल कैसे। जीएस में चाहे तो आप हमसे पढ़ के चले जाना, चाहे इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोचिंग से पढ़ाना, मैक्सिमम 400, 450, पूरा जोर लगा लेना, यही है जीएस का एक्सपेक्टेड रिजल्ट 400। और बहुत ज्यादा अच्छे से कुछ अच्छा नहीं होता, वहां किस्मत से पड़ा हुआ फंस गया, ये होता है 450 का। 450 मतलब 4-5 क्वेश्चन बस एग्जाम हॉल में जा ही रहे थे और वही पढ़ रहे थे और वही आ गया, तो 450 की उम्मीद कर सकते हो। यह है जीएस की पूरी दम, जिसके पीछे हम साल भर आपके परेशान रहते हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला, कितनी भी मैगजीन पढ़ जाना, कितनी भी कोचिंग कर लेना, चाहे बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, पूरा जोर लगा देना, पहुंचोगे यही। ठीक, अब आते हैं हम इसके बाद में, तो फिर हम मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहे, सच का सामना करा रहे हैं, यही सच है। ठीक है, क्योंकि वहां जीएस में कोई क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिलना ही नहीं है। ठीक, तो फिर अब करें क्या, अब आते हैं आगे, अब और आगे आते हैं अब हम ऐसे। ठीक, ऐसे पे भी अगर हम आपके पूरी कोशिश कर लें 150, 160, अच्छा ऐसे लिखाएंगे तब 250 में से कितने, 150, 160। ठीक, और पर्सनैलिटियां तो आप लोगों ने अपनी देखी रखी हैं, तो यहां तो उम्मीद आप खुद ही कर सकते हो कितने मिलेंगे। पर्सनैलिटी तो बिल्कुल आप लोगों की बिल गेट्स की तरह है ना सबकी, तो तुरंत सारे नंबर मिलेंगे ही। तो यहां आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वही एवरेज 150, 160, हम एवरेज मार्किंग देख रहे हैं। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को यहां परफॉर्म कर दे, यहां कर दे, दैट विल डिफरेंट थिंग, बात चल रही है सिर्फ एवरेज की। टोटल नंबर कितने हुए मिला के, 400 और 300, 700 से 700, कितने नंबर और बचे, अब आपके नंबर बचे हैं मिनिमम कम से कम आपको 250 से 270 नंबर और चाहिए। मार्क्स क्या चाहिए, और चाहिए, यही है ना सिस्टम। हम सिर्फ एवरेज की बात कर रहे हैं अभी। आईएएस, प्रॉपर आईएएस मत सोचो, क्योंकि प्रॉपर आईएएस तो सब में 10-10 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। अभी तो पहले किसी तरीके से एंटर तो हो जाए, लाइन में तो घुसे पहले, अभी तो लाइन में ही नहीं घुस पा रहे हैं। ठीक, तो अब कितने नंबर चाहिए, 250 से 200, ये 250 से 270 नंबर लाने वाला एक ही विकल्प है आपके पास, ऑप्शनल। क्योंकि जीएस में आप कितनी भी मेहनत कर जाना, जीएस के तो ये टारगेट लगा है। यहां 1000 में से कितने आ रहे हैं, यहां 500 में से भी 300 आ सकते हैं। मतलब जीएस में पूरा जोर लगा देना, यहां मैक्सिमम मार्क्स 40% और यहां मैक्सिमम 60% प्लस भी जा सकते हैं। ये होती है स्ट्रेटजी। सबसे ज्यादा जोर आप किस पे लगाते हो, जहां मार्क्स आने की संभावना सबसे, और सबसे कम जोर हम लगाते हैं किस पे, जहां मार्क्स आने की संभावना सबसे। क्लियर हुआ है,
ये रणनीति है, ठीक। तो रणनीति आपके क्या है, सिलेक्शन कैसे लेना है। सिर्फ कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होगा और ना ये बात आपको कोई बताएगा, ठीक है। तो यहां मेन मोटो आपके ये है कि सिलेक्ट होना कैसे, उसके लिए एक सही रणनीति को अपनाना होगा, ठीक। ये हुआ। क्यों, जीएस क्या है, जीएस तो अनंत है, इसका तो कोई सिलेबस है ही नहीं। इसमें से हर चीज को देख लो, पूरी चीज सब कुछ इंडेफिनेट है। यहां ऐसे इंडेफिनेट है, क्या पता कौन सा आएगा। जीएस इंडेफिनेट है, क्या पता कौन सा आएगा। अगर कुछ आएगा पता हुआ तो वो आएगा ये अपनी हेडिंग से बाहर नहीं जाता। ऑप्शनल, ऑप्शनल जब भी आएगा इसमें जो हेडिंग दी गई है ना, ये वहीं से आएगा, ये उससे बाहर नहीं जाएगा। ये हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के रोल ऑफ ऑप्शनल या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, अगर आईएएस बनना है तो ऑप्शनल को पकड़ना होगा, ठीक है। अब यहां हमें पहुंचना कहां है, एक हमने एवरेज यहां टारगेट भी दिया है। एवरेज टारगेट आपके क्या दिया है कि ऑप्शनल में हमें मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 250 से 270, ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहां हम आते हैं ऑप्शनल पे। तो अब हमें पहले तो ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शनल का यूज क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। आईएएस के क्लब में एंटर होना है तो ऑप्शनल जरूरी है। प्रॉपर आईएएस बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि प्रॉपर आईएएस का मतलब अंडर 100 रैंक। अंडर 100 रैंक में तो आपके ऑप्शनल भी आपकी मदद करेगा, जीएस में भी 5-10 नंबर मदद करेंगे, ऐसे में भी 5-10 नंबर हेल्प करेंगे और इंटरव्यू में भी 5-10 नंबर हेल्प करेंगे। लेकिन सिर्फ एंटर होना है तो अकेला ऑप्शनल करा देगा आपको, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जीएस ऐसे और ये तो सबके लिए लगभग बराबर कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहां आगे। तो कुल मिला के अब हम आए यहां किस पे, लास्ट सेमिनार जब हम देख रहे थे तो हम एक टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ना। उस टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तो हम ध्यान देते ही कब है, सबसे ज्यादा ध्यान तो यहां चलता है, और जीएस में भी सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पे। ये आप लोगों की गलती नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, हम भी तो देख देख के करते हैं। हम क्या देखते हैं, अच्छा बगल वाला हिंदू पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं हिंदू। हमारा उद्देश्य अगर सक्सेस लेना हो तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरी है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, कॉपी करना। अच्छा इससे ज्यादा नॉलेज है, इससे 2 शब्द हम ज्यादा पढ़ के जाएंगे, इससे ज्यादा नॉलेज हमें भी चाहिए। आपको नॉलेज नहीं लेनी है, आपको तो एक ऐसी रणनीति बनानी है जो रणनीति आपको क्या करा दे, सक्सेस करा दे, ठीक। तो यहां हमें तो सफलता प्राप्त करनी है। अभी तो हमने किसी के भी बारे में कुछ नहीं बताया, हम तो सिर्फ अभी ये बता रहे हैं ऑप्शनल की जरूरत क्यों पड़ती है। कॉपी चेक नहीं होगी, फेल और पास का तो विकल्प ही नहीं उठता। फेल तो तब होगा ना जब कॉपी चेक होगी। लैंग्वेज में फेल मतलब आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और वैसे भी अगर लैंग्वेज में फेल हो गए तो आप आईएएस वैसे भी बनने लायक नहीं हो। फिर आप उसमें सिस्टम की गलती नहीं है, उसमें आप ही की गलती है। लैंग्वेज पेपर का जो लेवल होता है ना, वो 6वीं क्लास के स्टूडेंट लायक होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अगर उसमें भी फेल हो रहे हो तो चुपचाप बोलना मत किसी से, इसमें बेइज्जती है ये कि लैंग्वेज में फेल हो गए आईएएस में आके। कॉपी चेक नहीं होगी ना, जब कॉपी चेक नहीं हो तो फेल पास क्या होता है, खत्म मामला, ठीक। लैंग्वेज में फेल हो गए का मतलब ये हुआ कि आपका एडमिट कार्ड था वो रह गया घर, अब एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा आपको। तो फेल पास तो तब होगा ना जब एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो कुल मिला के जो सबसे पहले हम आपको समझाना चाह रहे थे वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ऑप्शनल में रोल क्यों है, क्योंकि बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां चूज क्या करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट को भी छोड़ दो, अभी रणनीति चल रही है। चूज ये करना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से यहां एंटर होना है, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। यहां हम ऑप्शनल को जब चूज करें तो जो सबसे पहली चीज जो हमें दिमाग में रखना है वो हमें दिमाग में ये रखना है, ठीक, ऐसा कौन सा ट्रेंडिंग ऑप्शनल है जिसके मार्क्स 300 से ऊपर जाते हैं, सबसे पहली चीज। बाकी सब बाद में कर दो, अभी इंटरेस्ट विंटरेस्ट चॉइस वॉइस सब हटा दो, क्योंकि यहां बात अब सक्सेस की चल रही है सिर्फ। तो सक्सेस अगर चाहिए तो हमें ऐसा ट्रेंडिंग ऑप्शनल देखना पड़ेगा जिसके मार्क्स 300 से ऊपर जाते हो। अब निकालो अब आप ट्रेंड, ठीक।
अभी कौन सा लेना है वो हम बाद में बताएंगे, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शनल आपके आ जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शनल चूज करते टाइम जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आया वो ये आया, क्योंकि सिलेक्शन तो ऑप्शनल ही कराएगा। हमने तो लक्ष्य रखा है 250 से 270 इतने आ जाएं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कई ऑप्शनल ऐसे हैं उनमें आते ही नहीं है इतने, कई ऑप्शनल ऐसे भी तो है। अब यहां ऑप्शनल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन ऑप्शनल जिनमें एवरेज मार्क्स हमेशा 250 270 रहेंगे, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर जमीन पे, जैसे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी या तो आपको सीधा 300 क्रॉस कराएगा और या फिर 130 पे लाएगा, दो ही विकल्प होते हैं ज्योग्राफी में। ठीक, हम भी आप लोगों के सामने खड़े, उसका योगदान ज्योग्राफी ही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मतलब क्या था। उस समय दो ऑप्शनल हुआ करते थे, दो ऑप्शनल हुआ करते थे, तो दो ऑप्शनल में क्या होता था कि एक ऑप्शनल तो चाहता था कि ये आईएएस बन जाए और दूसरा कहता था जब तक मैं हूं बनने नहीं दूंगा। ये होता था दो ऑप्शनल वाली सिचुएशन में। तो यहां ऑप्शनल का क्या है, आईएएस अगर सिलेक्ट होना है तो आपके हो ऑप्शनल के साथ ही सकते हो। ठीक, तो ऑप्शनल वाली स्थिति क्या है, ऑप्शनल और वाइफ अगर सही मिल जाए तो लाइफ सेट है, नहीं तो फिर गड़बड़ तो है ही। ठीक है, पाषाण काल में दिया था हमने तो। ठीक है, अब जब हमने आपसे कहा कि जब दो ऑप्शनल चलते थे, तो ये तो दिमाग में आपके में आ गया होगा कि 2013 से पहले दो ऑप्शनल सुन के आ जाना चाहिए ना, ये तो समझ में, क्योंकि 13 के बाद तो पहले ही एक था। यानी अगर एक सिलेक्ट कराने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पीछे खींच रहा है तो 2013 से पहले की बात है ये। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आए तो दिमाग में सबसे पहले हमें आपको रखना क्या है, ऑप्शनल चूज करना है। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो सही रणनीति आपके ऑप्शनल चूज करने की क्या हो, इस पॉइंट पे अब हम आते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यह है कि यहां हमें आपके बिना ऑप्शनल के हम इस क्लब में एंटर ही नहीं होंगे, ये तो तय हो चुका। अब ये तय हो चुका तो अब हम आते हैं कि ऑप्शनल को सही तरीके से चूज करने की रणनीति क्या हो। ठीक है, अब हम आपको करना क्या है, ऑप्शनल चूज करना है। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, और ना ही बहुत लंबा बोलने की हमें कोई इसमें जरूरत है। दो तरीके होते हैं ऑप्शनल चूज करने की, एक तो वो तरीका जिसे आप यूज करते हो, इस तरीको को हम कहते हैं इर्रेशनल। लोग कैसे चूज करते हैं, इस साल का टॉपर कौन से ऑप्शनल से बना है, ऐसे चूज करते हैं। ठीक, ऐसे चूज नहीं कर पाते तो क्लास में बैठे हैं साथ साथ, कौन सा लिए ऑप्शनल, हिस्ट्री, हम भी ले लें क्या, हाँ हाँ ले लो। समझ में उसकी खुद ही नहीं आ रही, वो आपको भी कर रहे हैं मोटिवेट कि आप भी ले लो। ठीक, फिर कई क्या होता है कि क्लास में कुछ चेहरे अच्छे लगते हैं, उससे पूछा कौन सा ऑप्शनल है, फिजिक्स, खुद का कभी जिंदगी में फिजिक्स नहीं पढ़ी, अच्छा उस पर फिजिक्स है, इस बहाने बात तो होगी, ले लिया फिजिक्स। तो ये तरीका है इर्रेशनल। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहां तो सिस्टम पहले ही गड़बड़ कर दिया आपने। इसका मतलब आप खुद सोचो, खुद आपको सोचना क्या है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज का चुनाव आप इतने इर्रेशनल आधार पर कर रहे हो। यानी कि एक ऑप्शनल आपको पूरे के पूरे करियर को बर्बाद कर सकता है, और हम किसकी देख के, टॉपर्स की देख के। ठीक, अरे उसकी परिस्थितियां कुछ अलग रही होंगी। ठीक, उसकी इंटरेस्ट अलग होगा, उसकी परिस्थितियां अलग होंगी, उसकी सिचुएशंस अलग होंगी, उसका सोचने का तरीका अलग होगा, उसका बैकग्राउंड अलग होगा। हर किसी व्यक्ति का ये क्या होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम किसी दूसरे को देख के या दूसरे के कहने पे, ठीक, या फिर ऐसे ही आपके हिट एंड ट्रायल, ठीक, हिट एंड ट्रायल वाली स्थिति पे जब हम आपके आ जाएं तो उसको ले लें, तो एक तो आपके ये हुआ। ठीक है, तो ये तरीका तो है इर्रेशनल। इर्रेशनल तरीका आपके कौन सा, पहला टॉपर स्टॉक। ठीक, टॉपर स्टॉक वो तो अपने अनुभव बता रहे हैं, वो आपसे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप भी इसे ही सक्सेस हो जाओगे। हर किसी की सफलता की लाइन अलग होती है, कॉपी मत करो कभी किसी दूसरे की को। और सब स्वाभाविक सी बात तो यह है कि कॉपी करके आप कभी सफलता प्राप्त कर भी नहीं सकते हो। आपको अगर सक्सेस होना है तो अपने आप को कुछ यूनिक करना हो। ठीक है, उनसे मोटिवेट जरूर हो। उनसे मोटिवेट सिर्फ कितना होना है, टॉपर से, कि अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूं।
इससे ज्यादा कोई मोटिवेशन नहीं लेना है टॉपर से, क्योंकि सारी परिस्थितियां उनकी बिल्कुल अलग हैं। ठीक, अब उन्हें तो सिर्फ बोलने के पैसे मिल रहे हैं या पब्लिसिटी मिल रही है, दो ही चीजों के लिए टॉपर जाते हैं, या तो किसी मंच पे पैसे ऑफर होंगे या फिर किसी मंच पे पब्लिसिटी ऑफर होगी। ठीक है, और या फिर आपके किसी मंच पे नंबर बहुत सारे लोग ले जाते हैं उनका, तो टाइम पास करने के काम में आता है। ठीक, तो अब यहां आपके क्या होता है कि अब उसका तो ऑब्जेक्टिव अलग है, उन्होंने ज्ञान दिया और निकल गए, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए कि एक साल आपने अगर 10 टॉपर के सेमिनार अटेंड कर लिए, 10 की रणनीति बिल्कुल, 10 के ऑप्शनल बिल्कुल, अब आप फंस गए। अब क्या लें? ये तो कह रहा था PSIR अच्छा है, वो बताया गया, हिस्ट्री अच्छा है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से टॉप किया है, वो फिलोसफी से कर गया, अब आप किसकी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? ठीक, तो टॉपर से अगर कुछ सीखने लायक है तो सिर्फ एक चीज कि ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, इसके अलावा कभी कुछ मत सीखना उनसे। ठीक, अब आते हैं इसके बाद आगे, तो टॉपर्स हुआ या फ्रेंड हुआ, ठीक, या XYZ कोई भी ये हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में फ्रेंड है तब भी ठीक है, कहीं गर्लफ्रेंड है तो गलती से ही मत ले लेना उस ऑप्शनल को, यहां तो बिल्कुल हटा ही देना। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद किस पे तरीके पे, रेशनल तरीके पे, कि ऑप्शनल को लेने का आपके सबसे पहले रेशनल तरीका क्या होता है। ठीक, जब कभी भी आप ऑप्शनल को लेने जाओ तो सबसे पहले हम आपके रेशनल तरीका आपके देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शनल को चूज करने का अब हम आपके आते हैं कौन सा तरीका, अपना रेशनल तरीका। ठीक है, कि अब हमें सच में ऑप्शनल को चूज करना है तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान हमें सबसे पहले आपके ये रखना है कि ये जो ऑप्शनल हम लेने जा रहे हैं वो हमें सफलता के लिए चाहिए या हमें नॉलेज के लिए? क्या, किसके लिए? तो फिलहाल जो आपको अपना उद्देश्य रखना है ना, ये सक्सेस, नॉलेज तो IAS बनने के बाद में ले लेंगे, नॉलेज के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। फिलहाल अपन लिमिटेड अटेम्प्ट है, लिमिटेड एज है, फिलहाल अपन सक्सेस की बात करें। फिलहाल हमें चाहिए किसके लिए? सक्सेस के लिए। तो सक्सेस के लिए हमें आपके चाहिए तो हमें आपके सबसे पहले देखना होगा एक ट्रेंडिंग ऑप्शनल। कैसा ऑप्शन? ट्रेंडिंग ऑप्शनल, जो ऑप्शनल आपके एवरेज मार्किंग जिसमें 300 से ऊपर निकल रही हो, एवरेज मार्क ग्रेटर देन 300 प्लस। सारे ऑप्शनल नहीं होते, एवरेज मार्क जिसमें कितने से ऊपर जा रहे हो? 300 से ऊपर, पहले ये ट्रेंडिंग ऑप्शनल होता। ठीक है, अभी इसकी भी आगे भी कैटेगरी करेंगे। अब ऐसे ऑप्शनल तो बहुत सारे होंगे ना, ऐसे ऑप्शनल तो लिटरेचर भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस एंड IR भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक, फिलोसफी भी है, ठीक है, साइकोलॉजी भी इंग्लिश मीडियम में, एंथ्रोपोलॉजी भी है, ऐसे ऑप्शनल तो बहुत सारे हैं आपके। ठीक, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो 100% है, ये तो 300 से ऊपर हमेशा जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आपके क्या हुआ? सबसे पहले हमें चाहिए क्या? ट्रेंडिंग ऑप्शनल, सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में ऑप्शनल को धीरे धीरे हम कम करेंगे, क्योंकि हमने इंटरेस्ट की बात नहीं की आपकी। पहले ऑप्शनल तो छांट लो, इंटरेस्ट बाद में देखेंगे अभी अपन, क्योंकि पहले तो हम एक लिस्ट बना लें, क्योंकि टोटल ऑप्शनल कितने होते हैं यूपीएससी में? 25, और लिटरेचर अलग। ठीक है, 25 ऑप्शनल प्लस लिटरेचर। ठीक है, अब हम यहां आपके सबसे पहला पॉइंट आपने क्या देखा? हमें ऑप्शनल लेते टाइम देखना क्या है? ट्रेंडिंग ऑप्शनल 300 से प्लस कितने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां दूसरा आगे समझना, सेकेंड पॉइंट, सक्सेस रेट। किसी ऑप्शनल की सक्सेस रेट कितनी है? ऐसे कितने ऑप्शनल है जिनकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है? ठीक, ये सारे डाटा आपको ढूंढने हैं, हम तो तरीका बता रहे हैं। यूपीएससी में जाना, वेबसाइट पे DOPT यूपीएससी सब मिल जाएगा, ये सारे डाटा मिलेंगे। ठीक, सक्सेस रेट उठाना। अब सक्सेस रेट उठा के हम देखें तो सबसे ज्यादा जो सक्सेस रेट है ना, लिटरेचर, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट। ठीक,
अब यहां हम ये नहीं कहते कि दूसरा सब्जेक्ट लोगे तो सिलेक्ट नहीं होगे। लिटरेचर का मतलब जो रीजनल सब्जेक्ट होते हैं ना, ठीक, जैसे कि आपके मान लो किसी ने ले लिया फॉर एग्जाम्पल बोडो, बोडो लैंग्वेज है, संथाली। अब इन लैंग्वेज से अपियर होने वाला एक बच्चा होता है तो एक ही सिलेक्ट होता है, सक्सेस रेट 100%। यही होगा ना, बैठने वाले ही कम होते हैं रेट में। तो यहां अगर हम एवरेज सक्सेस रेट की बात करें तो एवरेज सक्सेस रेट जो ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा है वो है लिटरेचर की इस समय, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की आपके ट्रेंडिंग में आपके कम है सक्सेस रेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर 300 से ऊपर कोई भी ऑप्शनल पहुंचा रहा है तो इसका मतलब आप सक्सेस के पार हो, ठीक है। तो अब यहां सबसे पहले अब हम आते हैं किस पे, सक्सेस रेट पे, ठीक। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ऑप्शनल एक ही कैटेगरी के आपके होते हैं लेकिन उनका ट्रेंड चेंज हो जाता है समय के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, ह्यूमैनिटीज के 2 ऑप्शनल है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक पीएसआईआर। 2012 तक का सिनेरियो देखा ना, ट्रेंडिंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और 2012 के बाद पब्लिक एड यहां आ गया, ट्रेंडिंग में चला गया पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक। एवरेज मार्किंग 300+, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाउन होती चली गई। तो यहां कई बार क्या है कि ट्रेंडिंग ऑप्शनल क्या चल रहा है और उसकी सक्सेस रेट क्या चल रही है। देखो आपको प्रूफ नहीं करना खुद को कि नहीं मैथ हमने कभी नहीं पढ़ा लेकिन अब आईएएस तो मैथ से ही बनेंगे। अरे बाद में प्रूफ कर लेना, आर्यभट्ट बाद में बन जाना, यहां एग्जाम देना है। एग्जाम देना है तो नियम आपके क्या कहता है, सीधी सी बात है, आप नाव को नदी जहां बह रही है अगर वहां चलाओगे तो सफलता के चांस ज्यादा होंगे, ठीक है। आपको दूसरी जगह जाके खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम नदी के विपरीत भी नाव चला के जा रहे हैं, ठीक। क्यों ज्यादा मेहनत लगा रहे हो, अगर प्रूफ कर भी दिया तो सीधा सीधा सा आपके पास में 2 है, अगर ह्यूमैनिटीज ही लेना है, ट्रेंडिंग उठा के देखो कि ट्रेंडिंग किस सब्जेक्ट की अच्छी चल रही है, ठीक, सक्सेस रेट किस सब्जेक्ट का आपके बेहतर चल रहा है, ठीक। ये हुआ। अब इसके बाद लगाएंगे अब हम अपने इसमें पर्सनल पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपको यहां देखे, पहला एवरेज मार्किंग, क्योंकि हमें 300 क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 300 आते नहीं है। किस सब्जेक्ट में आपके 300 आने की संभावना है सबसे ज्यादा है? क्या कुछ लोगों के आए हैं 300? अगर किसी के नहीं आए तो आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप ला सकते हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर वही बात, नदी के विपरीत क्यों जाना चाह रहे हो? कोई अगर पहले से जैसे 300 ला चुका हो तो आपको एक उम्मीद तो होगी कि हाँ आ रहे हैं 300, ठीक है। अब मान लो कि किसी ऑप्शनल में 220 से ऊपर किसी के आ नहीं रहे और आप कहो कि नहीं हम ला के दिखाएंगे, वो भी सकता है ला के दिखा दो, लेकिन बेवजह मेहनत करने का हमें नहीं लगता कि कोई तात्पर्य है, क्योंकि हमें यहां सिर्फ सक्सेस होना है, ठीक। अब आते हैं इससे आगे। तो पहला आपने क्या देखा, ट्रेंडिंग, ये ऑप्शनल देखो, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा, सक्सेस रेट किसका सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये हुआ। अब यहां हम आते हैं अब तीसरे पॉइंट पे। अब आएंगे हम यहां, अब इसके बाद जब आप ऑप्शनल ले रहे हो तो अब देखो आप अपना इंटरेस्ट, ठीक है। आप जब ट्रेंडिंग देखोगे तो 10 ऑप्शनल ट्रेंडिंग में, सक्सेस रेट देखोगे तो कम से कम 5 ऑप्शनल सक्सेस रेट इनका सही चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो 5 है जो ट्रेंड में है, सक्सेस रेट ज्यादा है, इनमें इंटरेस्ट किस में ज्यादा है? पता चला कि अब 3 में इंटरेस्ट है, मतलब 3 रिश्ते आए शादी के लिए, तीनों ही लड़कियां सही लग रही हैं, दिखने में भी है, फैमिली भी सही है, दहेज भी सही मिल रहा है। तो अब किसको देखें? तो अब आगे का काम करता है कौन? पंडित। अब मिलेगी कुंडली। हिंदू धर्म को थोड़ा सा आत्मसात करके देखें इसे। कुंडली मिलाने का मतलब क्या है? कुंडली मिलाने का मतलब अब आपके यही है कि सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं, अब हम ये भी देखेंगे यहां कि हमारे गुण और इसके गुण मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अब यहां कुंडली मिलाओ ऑप्शनल के साथ। ये अब हमने लास्ट सेमिनार में बताई थी ये बात। इंटरेस्ट आपने देख लिया। इंटरेस्ट क्यों जरूरी है? इंटरेस्ट इसलिए जरूरी है कि स्वाभाविक सी बात है, अब जो लड़की पसंद ही नहीं उसके साथ जिंदगी निकाल नहीं पाओगे। जबरदस्ती अगर घर वाले बांध भी देंगे तो निकाल नहीं पाओगे। तो इंटरेस्ट तो इसलिए होना जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कहानी बहुत लंबी नहीं जाएगी। क्योंकि यहां इंटरेस्ट होगा तभी तो आप उसे पढ़ोगे, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तभी आप उस ऑप्शनल में सहज फील करोगे, इजी। अदरवाइज आप इजी फील नहीं करोगे, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है? यहां इंटरेस्ट। अब आते हैं इंटरेस्ट के बाद आगे, ठीक। अगर इंटरेस्ट मान लो है ही एक में, जीना सिर्फ तेरे लिए,
तो फिर आगे का मुद्दा ही खत्म हो गया। ठीक, आगे का मुद्दा क्या खत्म है, अब तो मुद्दा ही खत्म है ना, अब तो चूज कर लिया ना, अब तो कुछ विकल्प ही नहीं है आपके पास में। ठीक, लेकिन अब यहां कंडीशन आपके ऐसी आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब सोच ही लिया कि अब इसी के साथ ही जिंदगी बितानी है, तो फिर भाड़ में गई कुंडली, फिर नहीं मिला था कोई भी, यही सिचुएशन है ना। ठीक है, लेकिन अब यहां एक से ज्यादा विकल्प आ गए, तो अब आपको क्षमताओं में इंटरेस्ट के बाद जो अगला यूज करना है स्किल, इसको हम शादी के संदर्भ में गुण समझ सकते हैं, अपने और उसके, क्या दोनों की स्किल सेम मैच कर रही है। ठीक, अब स्किल से आपके तात्पर्य क्या है, इससे पहले के सेमिनार में भी हमने आपको बताया था ये चीज। अब इससे पहले के सेमिनार में हमने आपको क्या बताया था, कौन कौन सी स्किल बताई थी हमने आपको, किसी भी व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार की आपकी स्किल होती है। ठीक, किसी व्यक्ति के अंदर आपके पहली स्किल हमने आपको बताया, मान लिया आपके मगिंग, ये स्किल अच्छी है। ठीक, या किसी व्यक्ति को कल्पना में रहना, इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन भी तो होता है ना, मगिंग हुआ या इमेजिनेशन हुआ, कल्पना, सृजनात्मकता टाइप का, ये स्किल अच्छी है। या फिर हो सकता है किसी व्यक्ति की आपके स्किल अच्छी हो, कौन सी, एनालिटिकल। या फिर आपके हो सकता है कि किसी व्यक्ति की आपके स्किल अच्छी हो, कौन सी, कंसेप्चुअल। ठीक, लाइव एग्जांपल आपको देख बताएंगे यहां, अब समझना है यहां मगिंग या इमेजिनेशन स्किल अच्छी है, तो हमने आपको क्या बताया था, आपको हमेशा मूव करना चाहिए किस तरफ, आपको हमेशा मूव करना चाहिए किस तरफ, लिटरेचर की तरफ। अगर आपके इमेजिनेशन या फिर मगिंग स्किल अच्छी है तो हमेशा मूव क्या करना चाहिए, लिटरेचर। लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है, क्या इंटरेस्ट है, और उससे भी पहले क्या लगा हुआ है, क्या सक्सेस रेट है, और उससे भी पहले क्या ये ट्रेंडिंग में है। तब आएंगे आप इस पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे चूज करेंगे हम। ठीक, अब लिटरेचर तो तमाम हो सकते हैं आपके। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके किस पर, एनालिसिस। ठीक, एनालिसिस स्किल अच्छी है तो आपको लेना चाहिए क्या, ह्यूमैनिटीज बताया था। अब ह्यूमैनिटीज में हमने फॉर एग्जांपल ले लिया आपके PSIR, ह्यूमैनिटीज में हमने फॉर एग्जांपल आपके ले लिया क्या, हिस्ट्री। ठीक है, ह्यूमैनिटीज में हमने फॉर एग्जांपल आपके ले लिया पवेड, तमाम विकल्प है ना, स्किल अच्छी है, 3 जगह रख सकते हो, तीनों में ही मान लो इंटरेस्ट है। अब आओगे कहां, सक्सेस रेट किस में इसमें से अच्छी है और ट्रेंडिंग किसका है। ठीक, तो अब अभी और भी चीजें आ रहे हैं, अब और कैसे चूज करना है वो भी बता रहे हैं। अभी एक एक पॉइंट देख रहे हैं अभी हम, अभी हमने कुछ क्षमताएं देखी हैं, अभी व्यक्ति की खुद की क्षमताएं भी निकल के आएंगी, अभी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगा ऑप्शनल। तीसरा आपके आगे हम किस पे, कंसेप्चुअल स्किल अच्छी है तो आपको सब्जेक्ट आपके लाइक ज्योग्राफी एंड फिलॉसफी, ऐसे भी हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपके कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट आपके ह्यूमैनिटीज के एनालिसिस पे चलते हैं, और ये सब्जेक्ट आपके इमेजिनेशन और मगिंग पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं, स्किल्स होती हैं। तो इंटरेस्ट प्लस स्किल, 2 चीजें आपने देखी। ठीक, लेकिन कब, पहले 2 चीजें देख लेना, सक्सेस रेट इसका है भी या नहीं है, और उससे भी पहले ये ऑप्शनल ट्रेंडिंग में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद आगे, अब और क्या देखना है आपके। ठीक है, अब 5वां पॉइंट, कल्पनाएं। कल्पना से मतलब आपके आ गया लिटरेचर में, जैसे गोदान के ऊपर सारांश लिखो, तो वो आप इमेजिन कर पाओगे तभी तो लिख पाओगे। गोदान यानी कि जो कोई उपन्यास है उसको आपके ब्रीफ करा दिया गया, तो वो आपको पढ़ने के बाद आप क्या सोच सकते हो, कल्पनाएं क्या कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां आगे आते हैं हम, अगला पॉइंट समझना। अब अगला पॉइंट यहां हमने देखा, ये तो आपके जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमने यहां देखी। अब एक पॉइंट अब यहां ये आया, हालांकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किसी ऑप्शनल का जो सिलेबस है छोटा है या बड़ा है। ठीक, हालांकि इस पॉइंट को हम ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं रखते क्योंकि ऑप्शनल छोटा है तो 4 महीने में खत्म हो जाएगा, बड़ा है तो 5 महीने में खत्म हो जाएगा।
तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने जाने वाला। सिलेबस किसी किसी ऑप्शनल का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। ठीक है, यहां आपके कई बार ऐसा होता है, मान लो सिलेबस छोटा है लेकिन इसकी एवरेज मार्किंग है, सिलेबस बड़ा है एवरेज मार्किंग है, तो ऐसी स्थिति में क्या चूज करोगे? हमें तो नंबर चाहिए ना, बड़ा ही चूज करोगे। ठीक, हां अगर छोटा भी है और एवरेज मार्किंग है उसमें, तो हम उस तरफ मूव कर सकते हैं। वो कब? जब हमारा उसमें इंटरेस्ट हो और हमारी स्किल पे वो खरा उतरता हो। जैसे मान लो कि कंसेप्चुअल स्किल अच्छी है, ठीक है, इंटरेस्ट भी है हमारा ज्योग्राफी और फिलोसफी में, अब दोनों में से एक लेना है, तो फिलोसफी का सिलेबस छोटा है, ज्योग्राफी का सिलेबस बड़ा है, तो अब उठाओ आप क्या? फिलोसफी, क्योंकि एवरेज मार्किंग दोनों में लगभग सेम है। ठीक, ऐसे चूज करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला समझना, अब सिर्फ आपके यहीं तक नहीं, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां देखना, अब यहां अक्सर आपके लोग बोलते हैं ऑप्शनल चूज करने से पहले कि आपका उससे रिलेटेड बैकग्राउंड आपके होना चाहिए, बोलते हैं ना। यूपीएससी बैकग्राउंड कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बैकग्राउंड तब होना चाहिए जब आप ऑप्शनल ले रहे हो मैथ्स, ऑप्शनल ले रहे हो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो सिविल इंजीनियर होना चाहिए, हिस्ट्री से किया है बीए और ऑप्शनल ले रहे हो सिविल इंजीनियरिंग, तो यह व्यवहार में संभव नहीं है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग आपने की है और आप ले रहे हो ह्यूमैनिटी का ऑप्शन, तो यह व्यवहार में संभव है। तो बैकग्राउंड सिर्फ मायने रखता है आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। प्रोफेशनल सब्जेक्ट के लिए कैसे? आपने मान लिया आपने मैनेजमेंट लेना है, ठीक, मान लिया आपको जूलॉजी लेना है, बॉटनी लेना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये लेना है, तो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अदरवाइज बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ज्यादातर स्वाभाविक सी बात है ट्रेंडिंग ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज के होते हैं या लिटरेचर के होते हैं, तो लिटरेचर और ह्यूमैनिटी के लिए किसी भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं ना कि ऑप्शनल हमेशा बैकग्राउंड देख के लेना चाहिए, लेकिन इसके भी दो तरीके हैं, आप टेक्निकल ऑप्शनल ले रहे हो या नॉन टेक्निकल ले रहे हो। नॉन टेक्निकल के लिए बैकग्राउंड नहीं चाहिए, और अगर टेक्निकल ऑप्शनल आप ले रहे हो तो आपको प्योर उसका बैकग्राउंड चाहिए। तो ये भी डिसाइड करना, ऑप्शनल ले रहे हो तो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है। तो हम नॉन टेक्निकल मान के चले, मोस्टली 96% तो नॉन टेक्निकल ही लेते हैं, वही मान के चलते हैं। तो नॉन टेक्निकल है तो यहां बैकग्राउंड आपके कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि नॉन टेक्निकल में आपके सब लगभग बराबर होते हैं। रीजन बताते हैं क्यों? क्योंकि जो आपके भारतीय विश्वविद्यालयों से जो बीए करके आते हैं वो पढ़ते नहीं है, और जो इंजीनियरिंग करके आए हैं वो तो वैसे भी नहीं पढ़े हैं। मतलब जिसने हिस्ट्री से बीए की है, कहां पढ़ाई होती है भारतीय विश्वविद्यालयों में, ठीक, उनका भी लेवल वही है, और जो बीए नहीं करके आए, जो इंजीनियरिंग करके आए, उनका भी लेवल वही है। 4 महीने में दोनों बराबर ही सीख पाते हैं, इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक, तो अब आते हैं इसके बाद आगे। तो अगला पॉइंट क्लियर हुआ, ध्यान रखना है बैकग्राउंड लेकिन सिर्फ टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल ले रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब एक पॉइंट और है, एक क्षमता आपके और होती है ऑप्शनल में, एक चीज हमेशा और देखना चाहिए। कुछ ऑप्शनल का नेचर ऐसा होता है जिसमें हर साल आंसर बदलेंगे, जैसे कि PSIR। इस साल अगर भारत चीन संबंध है तो अलग है, और अगली साल है तो अलग है। तो अब आप अपनी ये क्षमता देख लो कि आपके अंदर ये डायनेमिक नेचर है, तो ऐसा ऑप्शनल लो, और डायनेमिक अगर नेचर नहीं है तो हिंदी साहित्य है ना, जो था वो है वो रहेगा। मतलब दादाजी ने भी वही पढ़ के दिया था, वही नोट्स रखे 1960 के, पिताजी ने भी उसी से IAS निकाला था 1980 में। अब आपका नंबर है 2020 में, और बच्चे भी उसी से निकालेंगे 2040 में।
कुछ अपडेट जैसा है ही नहीं, नहीं है तो नहीं है, ठीक, हिस्ट्री हो गया जैसे, अब जो है वो है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके क्या हुआ, कुछ ऑप्शनल आपके ऐसे हैं, वो डिपेंड करता है क्या सच में आपके अंदर क्षमता है। जैसे कि आपके सबसे ज्यादा डायनामिक होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस आईआर, ठीक। तो पीएसआईआर और पबेड बहुत ज्यादा डायनामिक नेचर के हैं आपके, स्पेशली आपके सेकंड पेपर, ठीक। तो अब यहां डायनामिक नेचर है, तो अब ये भी तो देखो आपके कि आप उस नेचर में ढलने वाले हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें, आपको घर का खाना पसंद है, जिससे शादी करने जा रहे हैं उसे तीनों टाइम बाहर का खाना चाहिए, बराबर सेटलमेंट हो रहा है कहीं, नहीं हो रहा ना। तो पहले अपनी क्षमताएं देखो, आप किस सूटेबल में हो रहे हो। कभी कभी घर का बाहर खाना चलेगा या दिन में 3 बार चलेगा, तो ऑप्शनल का नेचर देखो, इसका नेचर कैसा है, और अपनी क्षमताएं देखो कि आपकी क्षमताएं क्या है, ठीक। यह हुआ। तो यहां कुछ ऑप्शनल जैसे कि आपके साइंस में भी चेंज होते हैं समय के साथ, लेकिन कभी कभी होते हैं। वो 3 क्षमताएं होती है ना, हर साल, कभी कभी और कभी नहीं। अपडेट 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे लिटरेचर है तो क्या इसमें कभी नहीं होना कोई अपडेट, जो है वो है। इतिहास में कभी कभार कब हो सकता है, मान लो कि कोई नई खोज हो गई तो शायद थोड़ा बहुत हो, ठीक। बाकी का आपके जो ह्यूमैनिटीज के पब्लिक एड और पॉल साइंस जैसे हैं, इनमें तो हर साल अपडेट होना है, ठीक। मैथमेटिक्स में आपके आर्यभट्ट जैसे लोग सदियों में आते हैं, कुछ चेंज नहीं होना। पेपर चेक जैसे बाकी को होते हैं। वहां क्या होता है मैथ्स में, उनके देखो मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज हम तुम्हें खास बताते हैं, मैथ्स में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, आपका जरूरी नहीं है पूरा सवाल सही हो तो ही नंबर मिलेंगे। मैथ्स में हर स्टेप के नंबर होते हैं। क्या आपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया 1 नंबर, सेकंड स्टॉप क्रॉस किया 2 नंबर, थर्ड स्टॉप क्रॉस किया 3 नंबर, चौथे पे आप अटक गए, नंबर मिल जाएंगे। जीरो नहीं होता मैथ्स में कभी, ठीक। जो आपके एकेडमिक का ही रूल है ना, यही आईएएस में, क्योंकि जीरो कर दिया फिर तो जीरो ही हो जाएगा मामला। यहां पहला स्टेप गलत कर दिया तो दूसरा कैसे सही हो सकता है। नेक्स्ट, ऐसा तो संभव ही नहीं है, पहला स्टेप गलत किया तो दूसरा सही कैसे निकालोगे, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद आगे। तो यहां अगला पॉइंट आपने देखा, ठीक। अब नेक्स्ट आगे समझना। अब इसमें हम और आगे क्या देख सकते हैं, ऑप्शनल लेते टाइम अब अगला आपको ये देखना है एग्जाम में आपके कितनी जगह हेल्प कर रहा है ऑप्शनल, कितनी जगह हेल्प। अब जैसे कि अब हम आ गए यहां लिटरेचर आ गए, बस ऑप्शनल में ही मदद कर रहा है और उसने हाथ खड़े कर लिए और नहीं कर पाएंगे हम कुछ आपके लिए, यही है ना। मतलब बात यह है कि एक वाइफ तो वो होगी, देखो रोटी बनाना आता है, यही बनवा लेना, ठीक। एक वाइफ वो है कि हम पढ़े लिखे, हम नौकरी भी कर सकते हैं, बराबरी से तुम्हारा घर का खर्च भी चला सकते हैं, ठीक। तो वाइफ भी 2 प्रकार की है। तो यहां अब आपके क्या है, तो यहां एग्जाम में कितनी जगह हेल्प करेगा, तो ऑप्शनल में तो करेगा ही हेल्प, और कहां कर सकता है आपके, और कहां कर सकता है, क्या जीएस में कोई हेल्प कर रहा है, लिटरेचर करेगा, कहीं नहीं करेगा। जीएस के अलावा ऐसे में कहीं कोई हेल्प कर रहा है, अगर आ जाए एक आध ऐसे तो कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्या आपके इंटरव्यू में कहीं कोई हेल्प कर रहा है, ठीक। अब आपके कुछ ऐसे ऑप्शनल पे आते हैं जो हर जगह ही हेल्प करते हैं, जैसे पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये जीएस में भी मदद करता है, ऐसे भी इससे कोई ना कोई आई जाता है सिद्धांतों से, ठीक। और इंटरव्यू में बिल्कुल पर्सनैलिटी को करेगा ही करेगा मदद। तो यहां आपके कुछ ऑप्शनल ऐसे भी होते हैं जो तीनों में मदद करते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही ना हो उधर, या हो सकता है आपकी स्किल ही ना हो, तब पीछे के ऑप्शन पे आपको जाना है। मतलब एक पहलू नहीं है, 36 गुण मिलाने पड़ते हैं, यही सुनते हैं ना हिंदू धर्म में, 36 में से जितने ज्यादा मिल जाएं, ठीक। क्योंकि याद रखना, ये हम यहां आ गए। अब इसके बाद में देखो, एक अच्छा ऑप्शनल लेने से पहले आपके क्या है कि कम से कम आपके 15-20 बातें पूरी होनी चाहिए, जो आपके कभी संभव एक ऑप्शनल में नहीं होंगी। ये ठीक बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे कि आप कोई एक आइडियल लड़की देखो कि वो घर का भी काम करेगी, घर में सबका ध्यान रखेगी, ठीक, माता पिता की भी सेवा करेगी, ठीक,
हम जब ऑफिस से आएंगे तो बिल्कुल चाय लेके खड़ी रहेगी। ये जो आप कल्पना कर रहे हो ना, ऐसी कल्पना में कोई लड़की है नहीं। या लड़की ऐसी कल्पना कर रही है कि ऐसे लड़के होंगे, तो कल्पना में ऐसे कोई लड़के है भी नहीं। और जो अगर है भी तो उनके लायक आप नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब आपके क्या है कि यहां ये आइडियलिस्टिक बातें ना करें, क्योंकि सारी चीजें तो किसी एक में कभी मिल ही नहीं सकती। हम तो ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट को कैसे कलेक्ट करें, मैक्सिमम पॉइंट जहां मैच कर जाएं वही ऑप्शनल होगा। बस इतना ध्यान रखना, सब नहीं मिलेगा एक में। ठीक है, क्योंकि आपके मान लो लिटरेचर में एवरेज ट्रेंडिंग मिल रही है, मार्किंग मिल रही है आपके, ठीक, मान लिया कि आपकी स्किल भी है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन अब कहो अरे यार ये मदद ही नहीं कर रहा जीएस में कोई, मतलब खाना अच्छा बना रही है लेकिन पैसे भी कमा लाती 5,000 रुपए महीने के, तो थोड़ा सा घर में खर्चा मदद मिलती, यही है ना, नहीं करेगा यहां मदद वो। तो यहां आपको खुद सोचना है कि कितने आप पॉइंट्स पे उसे उठा रहे हो ऑप्शनल को। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद आगे। अब एक पॉइंट और जो अगला मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसका कंटेंट और उसका गाइडेंस इजीली अवेलेबल है या नहीं है, यह जरूर देखना है। कोई ऐसा ऑप्शनल तो नहीं है जिसका कंटेंट मार्केट में आपके मौजूद ना हो या उसका गाइडेंस मार्केट में मौजूद ना हो। ठीक, गाइडेंस का मतलब हम कोचिंग की बात नहीं कर रहे, गाइडेंस का मतलब सीनियर भी हो सकता है कोई। ठीक, मतलब गाइड कंटेंट की तो खैर कोई कमी नहीं है, कंटेंट तो गूगल पे डालो जितना चाहिए उससे 1000 गुना ज्यादा है, लेकिन वो भी तो कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली उठाएं कौन सा। ठीक, तो यहां कंटेंट की गूगल पे कमी तो नहीं है, लेकिन अब गूगल से लोगे कौन सा, और वो कब पता चलेगा, जब आपके पास होगा एक बेहतर गाइडेंस, ये बताएगा कि कैसे। ठीक, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यह हुआ, क्योंकि हम करंट पढ़ते हैं लेकिन हम कभी यही नहीं उसमें निष्कर्ष निकाल पाते थे कि आज कौन सा पढ़ना है, अपने काम का क्या है इसमें, ये भी तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि आईएएस के एग्जाम में पढ़ना क्या है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है छोड़ना क्या है, क्योंकि छोड़ना क्या है अगर हम सीख गए तो पढ़ना क्या कभी हमारे लिए कोई बाधा नहीं बनेगा। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके ऑप्शनल को चूज करने में आपके जो अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग का मतलब ये, क्या उस ऑप्शनल में अगर टीचर ना हो किसी वक्त बे वक्त, तो क्या बिना टीचर की मदद के आप उसे समझ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, क्योंकि ऑल टाइम आप टीचर के भरोसे नहीं रह सकते। ठीक, तो अब यहां कहानी आपके ये है कि किसी भी ऑप्शनल को अगर हम आपके चूज कर रहे हैं तो उसमें हमें याद रखने हैं कितने पॉइंट, 10। ठीक, तो 10 पॉइंट में आपके सबसे पहले ऑप्शनल चूज करते टाइम ट्रेंडिंग ऑप्शनल। ट्रेंडिंग ऑप्शनल कौन से चल रहे हैं ये लिस्ट बनाओ, 10 मिल जाएंगे आपको ट्रेंडिंग ऑप्शनल, 8 मिल जाएंगे या 6 मिल जाएंगे। ट्रेंडिंग ऑप्शनल निकालने के बाद दूसरा सक्सेस रेट क्या है, 5-6 की सक्सेस रेट निकाली। सक्सेस रेट के बाद आ गए हम इंटरेस्ट, क्या हमारा इंटरेस्ट इनमें से किस पे, जरूरी थोड़ा ना कि सक्सेस रेट संस्कृत का ज्यादा है आपका इंटरेस्ट ही ना हो, कैसे ले लोगे संस्कृत, ले ही नहीं पाओगे। सक्सेस रेट तो बोर्डो का 100% है, कभी पढ़ा ही नहीं है बोर्डो तो ऐसे कैसे ले लोगे। ठीक, तो इसका मतलब यह है सक्सेस रेट, और ये तो हम इसलिए देख रहे हैं जिससे कि अब हम देखें इनमें से किस में हमारा इंटरेस्ट बन रहा है। क्या सक्सेस रेट क्या है, ये तो हर साल बदलते रहता है। सक्सेस रेट किस बात के ऊपर निर्भर करता है, देखो कितने लोग बैठे हैं और कितने उसमें से सिलेक्ट हुए हैं। अब हम ये कैसे बता देंगे हर साल कितने लोग बैठे हैं कितने उसमें से सिलेक्ट हुए हैं, ये तो आप यूपीएससी की उस पर जाओ। ठीक है, ये हुआ, लेकिन एक ट्रेंडिंग अगर हम आपके देख लें तो एक तो आपके लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज में आओगे तो हिस्ट्री, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, ये आपके सक्सेस रेट आपके है ही है, इतने बन ही जाते हैं एवरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट अब आप अपने हिसाब से इसमें देख लो। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, इंटरेस्ट देख लिया उसके बाद अपनी खुद की स्किल।
इंटरेस्ट हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शनल में हो, इंटरेस्ट हो सकता है लिटरेचर में भी है, हो सकता है हिस्ट्री में भी है, हो सकता है ज्योग्राफी में भी है। कई बार हम जीएस पढ़ते हैं तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है हम सबको ऑप्शनल बना लेंगे। अपनी खुद की क्षमताएं, इमेजिनेशन स्किल अच्छी है, मगिंग स्किल या एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी है, या फिर कंसेप्चुअल स्किल अच्छी है, जो क्षमता अच्छी है उसके अकॉर्डिंग उठा दो ऑप्शनल। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट सिलेबस छोटा या बड़ा, हालांकि ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि हमें तो एवरेज मार्किंग मायने रखती है, एक आध महीने ज्यादा पढ़ लेंगे उससे कोई खास फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री में इतिहास का मतलब क्या होता है, ऐसा ही हुआ होगा। आप कौन सी इमेजिनेशन लगाओगे उसमें, वो तो हो चुका ना। इमेजिनेशन तो हमेशा कल्पनाएं कहां चलती हैं, जैसे कि आपके साहित्य हुआ, कविता लिखनी है, किसी कहानी का सारांश लिखना है, कल्पनाएं वहां होती हैं। ठीक, कल्पनाएं होती हैं, जैसे मेघदूत का आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हो। मेघदूत क्या था आपके कालिदास का, मेघदूत में आपके कहा कि जो क्लाउड्स आते हैं ना बरसात वाले, उसने के द्वारा एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा। ये कल्पना है, ऐसा हो सकता है व्यवहार में संभव, ये है मेघदूत। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो पांचवा पॉइंट आपके सिलेबस। सिलेबस छोटा बड़ा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि अगर बड़ा सिलेबस हो थोड़ा सा, लेकिन आपकी जीएस में कई जगह मदद कर रहा हो और साथ में एवरेज अगर उसकी मार्किंग अच्छी है तो बड़ा आपके सिलेबस चूज किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला देखना है आपके बैकग्राउंड, लेकिन बैकग्राउंड का रोल आपके आता है कहां, सिर्फ टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट है अपडेट। ये अपनी क्षमताओं से देखो, अपनी क्षमताओं से ऐसे क्या आपके अंदर करंट पढ़ने की इतनी क्षमता है। खैर हालांकि आजकल तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो 400 भी नहीं आएंगे। ठीक, तो करंट पढ़ने की क्षमता है तो आप अपडेट वाला ऑप्शनल ले सकते हो, नहीं तो फिर आप ट्रेडिशनल जो ऑप्शनल होते हैं ना, जहां अपडेट की संभावनाएं कम हो, वो उठा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में आपके एग्जाम में कितनी जगह हेल्प करेगा ऑप्शनल, जीएस में कितनी करेगा, ऐसे में कितनी करेगा, और इंटरव्यू में। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपके कंटेंट गाइडेंस इजीली अवेलेबल है, और सेल्फ लर्निंग कितनी है उस ऑप्शनल की। अगर टीचर ना हो तो खुद से सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपके ऑप्शनल के ये जो पॉइंट हैं कितने, 10। इन 10 पॉइंट में से जो आपके ऑप्शनल मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाए वही होगा आपका ऑप्शनल। ये होगा ऑप्शनल को निर्धारित करने का तरीका। ठीक, सबकी परिस्थितियां अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी क्षमताएं अलग है, सबकी इंटरेस्ट अलग है, सबकी स्किल अलग है। ठीक, एनालिसिस करो खुद का। नहीं, कॉमन ऑमन कुछ नहीं होता, हमने तो फॉर्मूला बताया है, अपने आप को खुद रखो उस फॉर्मूले में। अब ठीक, गूगल डाल के तुम सिर्फ 2 चीज पता कर सकते हो। गूगल डाल के क्या, ट्रेंडिंग ऑप्शनल और सक्सेस रेशो, ये गूगल से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यह हुआ, लेकिन उससे पहले अपना इंटरेस्ट देख लेना, क्योंकि सक्सेस रेशो कुछ ऐसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा, मान लो मैथमेटिक्स, मान लो लॉ, सक्सेस रेशो है, कॉमर्स, लेकिन जब आप पे है ही नहीं वो सब्जेक्ट तो उस सक्सेस रेशो का करोगे क्या आप। ठीक, हाँ हिंदी लिटरेचर अच्छा ऑप्शनल है, 300 प्लस आते हैं बिल्कुल उसमें। ठीक, मतलब लिटरेचर और हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो लिटरेचर और हिस्ट्री क्या है कि 300 नहीं भी आएंगे ना तो 250-60 एवरेज चलता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, जाने को तो इसमें भी 120 जाता है, अगर स्टूडेंट एवरेज है तो 250 एवरेज यहां आ जाएगा। मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट थी ना कितने मार्क्स की, ये हम 300 से ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, हम 300 से ऊपर इसलिए ले जा रहे हैं कि अगर ये सब कुछ सही रहा तो आईएएस बन जाएंगे। ये भी तो गारंटी नहीं है 400 आई जाएंगे, गारंटी है 400 आई जाएंगे जीएस में, नहीं है ना। इसलिए 300 से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं ऑप्शनल में, क्योंकि ऑप्शनल 300 से ऊपर चला गया तो इससे 2 फायदे हो सकते हैं। अगर यहां कहीं नंबर कम हुए तो आईएएस के क्लब में जरूर शामिल कर देगा वो। ठीक, आईएएस के क्लब मतलब यूपीएससी के अंदर एंटर करा देगा, और अगर ये नंबर सही हो गए तो फिर प्रॉपर आईएएस बना ही देगा। ये 2 कंडीशन आपके होते। ठीक, तो ये है आपके सीधा सीधा सा ऑप्शनल लेने का तरीका। ठीक है, अब आप लोगों के कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ लो, बाकी का इसमें बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता।
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल की अगर हम आपके बात करें तो सेकंड पेपर तो आपके इसका पूरा पूरा क्या है, डायनामिक इंटरनेशनल रिलेशन। फर्स्ट पेपर में इसके में पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, ठीक, थ्योरीज जैसे सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये सब आपकी थ्योरी। ऑप्शनल अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब जैसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। आईआर को कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ तो रहे हो आप लोग आईआर, और आईआर में क्या क्या होता है? जो आप पढ़ रहे हो बस वही सफिशियंट है। आईआर में तो यही आता है, उसमें भी सेकंड पेपर में। अपडेट आप करंट से करोगे। जो बेसिक थ्योरी आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों की है, बेसिक थ्योरी की तो बुक्स आपके हो गई, अपडेट तो करंट से करना ही पड़ेगा। हमने ये बोला कि जीएस में किताब काम नहीं आती, ये नहीं बोला कि ऑप्शनल में नहीं आती। आईआर का अकेला कैसे होगा, वो तो पीएसआईआर कंप्लीट ऑप्शनल होगा ना। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल आपके रिलेशन, एग्जैक्ट, और विकल्प क्या है? करंट तो आप खुद एक बार समझो ना, आप खुद देखना, दो चीजें। सिर्फ एक जनरल फिनोमिना की बात कर रहे हैं, जब आपकी इस एनसीईआरटी के बैच में इकोनॉमी और आईआर खत्म हो जाए ना, अब आप करंट उठाना, करंट की हर न्यूज आपकी समझ में आएगी, हर न्यूज, क्योंकि करंट की न्यूज आपके इकोनॉमी और आईआर के इर्द गिर्द घूमती हैं सारी। और अगर इकोनॉमी और आईआर के प्रिंसिपल्स आपके सारे हैं तो फिर कुछ बचता ही नहीं है करंट में, क्योंकि फिर आप उसको इंटर रिलेट करना शुरू कर देते हो। ठीक, लो ऑप्शनल कैसा है? ऑप्शनल कोई खराब नहीं है। प्रिपेयर कैसे करना होगा, अब ये तो कोई लॉ का टीचर बता सकता है। हमने सोशोलॉजी भी अच्छा ऑप्शनल, अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में अच्छा है, हिंदी में नंबर अच्छे नहीं आते सोशोलॉजी। एक चीज और याद रखना, कुछ ऑप्शनल बता रहे हैं हम आपको, साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम में अच्छा है, ठीक। साइकोलॉजी के अलावा आपके एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश मीडियम में अच्छा है। हिंदी मीडियम में कई ऑप्शनल में नंबर नहीं आते। अब क्यों नहीं आते इसका कारण हमें भी नहीं पता। अन अकेडमी पे देखे थे ना, यूपीएससी की वेबसाइट पे तो नहीं देखे। बेसिकली क्या है कि लॉ के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट होगा ना, वो तो सेम होगा। अब लॉ के अंदर अब आप आईपीसी के आंसर देखो, अब कहो पॉलिटी के सेम थे, कैसे हो सकते हैं सेम? इंडियन पिनल कोड अलग है आपके, ठीक, पॉलिटिकल साइंस अलग है। वो तो गलती से आपने देख लिया होगा कि लॉ के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट होता है और पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फंडामेंटल राइट आप दोनों में देखोगे तो आंसर का ट्रैक सेम होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी इस पे होता तो कैसे आंसर सेम होता? दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ऑप्शनल कब पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? तो ऑप्शनल पढ़ने से पहले आपके क्या है, सबसे पहली चीज, ऑप्शनल पढ़ने के लिए चाहिए 4 से 5 महीने, ठीक। सबसे पहले कम से कम 5-6 सब्जेक्ट जीएस का बेसिक, 5-6 सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये बेसिक जरूर आपका तैयार हो, ठीक। बेसिक ये तैयार हो तो इसमें आपको क्या होगा कि एक मदद ये मिल जाएगी कि इन 4-5 में से मैं ऑप्शनल लेना किसको है। 4-5 चीजें ही होती है मैन, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शनल लेना किसको है, वो आधार मिल गया आपको, वो आधार मिल जाए उसके बाद शुरू कर दो ऑप्शनल पढ़ना, ठीक। क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑप्शनल कब पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर अटेम्प्ट में कब बैठना चाहिए। नहीं, 25 से हमें मतलब नहीं है, अब हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझो। जब आपके मेंस की कंप्लीट तैयारी हो जाए, 4 पेपर जीएस, 2 पेपर ऑप्शनल, 1 ऐसे, ठीक, तब मेंस आपके एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। अब आपने 25 का लक्ष्य रखा है कि 2025 में बैठना है, ठीक, तैयारी कर ही नहीं रहे हो आप, फिर बिना तैयारी की तो हो नहीं जाएगी ना आपकी 2025 तक, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुद्दा ये नहीं है कि किस ईयर आप अपीयर हो रहे हो, मुद्दा ये है कि उससे पहले तैयार हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ठीक। युद्ध कब लड़ा जाए ये मुद्दा नहीं है, युद्ध के लिए तैयार कब हो आप ये मुद्दा है, क्योंकि युद्ध जीतना है ना, ठीक। डायनेमिक है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, डायनेमिक नहीं होगा।
साइकोलॉजी में तो शोध रिसर्च जो आती है, रिसर्च बहुत आती है, ऐड होती है, सेकंड पेपर में रिसर्च होंगी। हाँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में एवरग्रीन सब्जेक्ट है PSIR, इवन हिस्ट्री। मतलब ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे तो PSI और हिस्ट्री दोनों अच्छे सब्जेक्ट है, चाहे मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, हिस्ट्री को एनालिटिकली कैसे किया जाए ये तो आप खुद उसमें देखिए, ऑप्शनल जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अकाउंटेंसी कैसा है, देखो हमने फिर वही कहा, ऑप्शनल सब सही है, डिपेंड आप ये 10 पॉइंट में देखो कितने पॉइंट पे आप मैच कर रहे हो। 6 to 7 पॉइंट मैच कर रहे हो। अब यूपीएससी के क्वेश्चन उठा लो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? लिख के देखो, अगर सॉल्व हो रहे हैं तो बढ़ जाओ आगे, सोचना क्या है। ठीक, मतलब अगर जैसे आपको लग रहा हो कि ये ऑप्शनल भी समझ में आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो मेंस के जरा क्वेश्चन उठा लो उस ऑप्शनल के, और सॉल्व अगर हो रहे हो या क्वेश्चन समझ पा रहे हो, सॉल्व ना हो रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लो। ठीक है, यह हुआ। देखो सिलेक्शन सारे ऑप्शनल से होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। सिलेक्शन तो आपके संस्कृत से भी हो रहा है, सिलेक्शन तो तेलुगु लिटरेचर से भी हो रहा है, सबसे हो रहे हैं सिलेक्शन। लेकिन आपको ध्यान सिर्फ इतना आपके रखना है कि आपके मैक्सिमम पॉइंट कितने सेट हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी का इससे आगे कुछ और नई सूचनाएं, नई जानकारियां, नए तरीके और नई रणनीति से फिर मिलेंगे अगले वीक। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।